Hello, students. Good morning. I hope you have read the poem Amanda that I explained yesterday in the class, and I video. Sent the video of the same poem. Today we will do something more about this poem: introduction, summary, theme, message, so that you can understand it more elaborately. Now I read its introduction. Its poet is Robin Klein. Amanda is a short poem. You know that is a short poem about the mental state of a young school going girl. In the poem, I have told you the poem is about Amanda, and one stanza is recited by her mother, and another stanza is recited by Amanda herself. And Amanda in this poem represents all teenagers, students, school going students, boys and girls, who is always checked and instructed by her elders. Who कौन यहाँ पर who कौन है? Amanda, जिसको जो है उसके एल्डर्स के द्वारा और मोस्ट प्रोबेबली क्या है उसकी मदर के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है बार बार, एंड इज़ गिवन ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, और एक लंबी लिस्ट दी जाती है उसको कि ये करना है, ये नहीं करना है. फीलिंग अनॉयड, शी ब्रशेज असाइड द इंस्ट्रक्शंस. क्या करती है वो? जो इंस्ट्रक्शन उसको मिलती हैं उसको साइड में करती है. एंड फाइंड्स एस्केप इन ड्रीम्स ऑफ ए लाइफ फुल ऑफ लिबर्टी, और ऐसे ड्रीम लेती है जिसमें उसकी लाइफ जो है वो फुल ऑफ लिबर्टी हो. वेयर शी मे लिव अकॉर्डिंग टू हर ओन विम्स एंड फैंसीज. उसके विम्स अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग, अपने फैंसीज़ के अकॉर्डिंग, अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग उसके अपने रहना हो, उसकी लिविंग लाइफ. दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, यानी अबाउट द स्टोरी ऑफ द पोएम, कि व्हाट about that story is and who is the main character in this story and what has been told through this story. Next we go for the summary of the poem. The poem gives us a peep into the psyche of a young girl. psyche of a young girl, जो एक साइकोलॉजी होती है एक यंग गर्ल की, उसमें हमें झांकने का मौका देती है ये पोएम. Who is not allowed to enjoy life of her own choice. जिस लड़की को अपनी चॉइस की लाइफ जीने का उसको अलाउड नहीं है. In this poem, Amanda feels that her liberty is curtailed by her mother. Amanda इस पोएम में फील करती है कि उसकी जो लिबर्टी है वो उसकी मदर के द्वारा कर्टेल की जाती है, यानी काट ली जाती है, कम कर दी जाती है, शॉर्ट कर दी जाती है. Who keeps rebuking her for one thing or the other. Who मतलब उसकी मदर, keeps rebuking मतलब डांटना, झिड़कना, जो कि उसको एक चीज़ के लिए दूसरी बात के लिए हर बात के ऊपर उसको झिड़कती रहती, डांटती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ कमांडेड नॉट टू बाइट हर नेल्स और टू सिट इरेक्ट विदाउट स्लाउचिंग. जो कि उसको कमांड करती है नॉट टू बाइट हर नेल्स, कि अपने नेल्स मत काटो, और सिट इरेक्ट माने सीधा, स्ट्रेट, विदाउट स्लाउचिंग बगैर किसी हिले और झुके हुए. नेक्स्ट, ऑफेंडेड बाय हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस. ऑफेंड का मतलब अपने आप को थोड़ा सा डिसग्रेस समझना. अपनी मदर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाने पर वो अपने आप को बड़ा डिसग्रेस फील करती है. अमेंडा डिफाइंड एज शी इज़ फाइंड्स एन एस्केप इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड कंसिडर्स हरसेल्फ टू बी ए मरमेड. स्ट्रेंजर में है ना कि मैं एक मरमेड बन जाऊँ. कहाँ जाए?
Swimming blissfully in a calm green sea, all by herself. All by herself, with nobody around to disturb her. वो चाहती है कि वो कहीं ऐसे ग्रीन सी में, देखा था ना पोइम के अंदर, ग्रीन सी का मतलब वहाँ पर क्या था, एमरल्ड सी, और काम बिल्कुल शांत, ठीक है। तो काम और ग्रीन सी में जो है ना वो ब्लिसफुली बड़े आराम से शानदार तरीके से वो रहे, स्विमिंग करे, ताकि वहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब करने ना आए। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स शी इज़ पुल्ड बैक व्हेन शी इज़ आस्क्ड इफ शी हैज़ डन हर होमवर्क। अपने सपनों में खो रही होती है, लेकिन नेक्स्ट स्टैंजा में उसको फिर वापस एक रियलिटी में लाया जाता है। उसे पूछा जाता है कि क्या आपने होमवर्क कर लिया है। वेदर शी हैज़ टाइडीड हर रूम, टाइडी का मतलब क्लीन, कि वो अपने रूम को क्लीन कर चुकी है या नहीं कर चुकी है। एंड शी हैज़ नॉट क्लीन्ड हर शूज़, और उसने अपने शूज़ क्यों नहीं साफ़ किए हैं। Feeling sick of so many questions, the child turns a deaf ear to them and again imagines herself to be an orphan with no one to check and nag her. जितने भी उससे क्वेश्चन किए जाते हैं उनको इग्नोर करते हुए, ठीक है, उनको इग्नोर कर देती है, अपने कान जैसे जो डीफ ईयर है ना वो दिखाती है उनको, और फीलिंग सिक, उनसे बोर हो जाती है इस क्वेश्चन सुनते सुनते, और वो फिर से अपने आप को एक ऑर्फन की तरह, कि अनाथ हूँ मैं अपना फ्री, आई एम रोमिंग अबाउट द स्ट्रीट्स एंड आई शुड मेक पैटर्न्स ऑफ द dusty fates. She visualizes herself roaming about in the street barefooted, where there are no nagging voices pestering individuals to curtail her freedom. और वहाँ पर पेस्टर का मतलब होता है किसी को ऐसे शब्द बोलना कि उसको फील हो, ठीक है, कि जहाँ पर किसी इंडिविजुअल को, किसी को भी मतलब कोई पेस्ट्रिक नहीं करता हो, उसको डिसग्रेस नहीं करता हो, कोई भी वॉइस ऐसी ना हो जो उसको नैक करे, यानी उसकी फ्रीडम को काट ले, उसको टॉन्टिंग करे या उससे कोई पूछे। बीइंग डिफाइंड, अमेंडा लुक्स अवे वाइल शी इज़ आस्क्ड नॉट टू ईट। बीइंग डिफाइंड, अमेंडा लुक्स अवे मतलब अपने आप को बचाने के लिए वो दूर देखती है, जबकि उससे पूछा जाता है क्या, कि वो नॉट टू ईट व्हाट, चॉकलेट। मदर कहती है ना, अमेंडा डोंट ईट दैट चॉकलेट, इट विल बी द रीजन ऑफ योर एक्ने। डू यू रिमेंबर योर एक्ने, वो यही बोलती है ना, डू यू रिमेंबर योर एक्ने। As they are not good for her acne, the mother immediately commands her to look her in the face when she is being talked to. This triggers more defiance in Amanda and in her imagination. She prefers to be Rapunzel, a character from the German fairy tale who was imprisoned in a tower by a witch. विच कौन होती है, चुड़ैल, जो कि जादू करती है, ठीक है। Who was imprisoned in a tower, जिसको कि इम्प्रिजन किया जाता है, कैद कर लिया जाता है एक विच की तरह, जादूगरनी के द्वारा।
Rapunzel had long golden hair which she let out of the window to her prince so that he could climb up. और वो ऐसा सोचती है कि रेपुंजल जो है वो अपने बालों को बाहर की तरफ निकालती है, विंडो से नीचे लटका देती है और जिनको पकड़ के, जो उसका प्रिंस है वो उसको पकड़ के ऊपर क्लाइम कर सके। द आइडिया ऑफ बीइंग अ कैप्टिव डजंट बॉदर अमेंडा। यानी ये आइडिया कि उसको कैप्चर कर लिया गया है विच के द्वारा, उसको बॉदर नहीं करता। शी रैदर feels that this life of solitariness would be so blissful that unlike Rapunzel she would never let down her bright hair through the window to enable some prince to liberate her। बल्कि वो ये सोचती है कि वो अपने बालों को इसलिए नीचे नहीं लटकाएगी कि कोई प्रिंस आए और उसको वहाँ से छुड़ा कर ले जाए, बल्कि वो वहाँ पर कैप्चर रहना ही पसंद करती है। But her blissful dream is interrupted when her mother scolds her। बल्कि जो उसका ड्रीम था ब्लिसफुल वो इंटरप्ट हो जाता है, बाधित हो जाता है जब उसकी मदर उसको डांटती है। For being moody and commands her to stop sulking, the mother fears that people will wrongly get the impression that she has been nagging her daughter। ठीक है, कि वो बार बार अपनी डॉटर को किसी न किसी चीज़ के लिए डांट रही है, उसकी फ्रीडम को कर्टेल कर रही है। तो इन दिस वे यंग अमेंडा कीप्स शिफ्टिंग फ्रॉम रियलिटी टू इमेजिनेशन एंड बैक टू रियलिटी अगेन। यानी जब उसकी मदर उसको कुछ कहती है तो वो अपना रियलिटी में आ जाती है वापस, अदरवाइज़ वो शिफ्टिंग फ्रॉम रियलिटी टू इमेजिनेशन, बार बार वो इमेजिनेशन में चली जाती है। स्टाइल ऑफ द पोएम, ये कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए करना। अब आते हैं थीम पर। थीम ऑफ द पोएम। द पोएम डील्स विद द चाइल्ड साइकोलॉजी एज वेल एज द लैक ऑफ इंसाइट ऑन। इंसाइट का मतलब उसकी जो दूरदृष्टि होती है, ठीक है, कि दूर का सोचने वाला। तो बच्चे की साइकोलॉजी को शो कर रही है पोएम। The part of elders to understand children thought process. The poem seems to suggest that the more children are suppressed. पोएम ये दिखाती है, ये सजेस्ट करती है कि बहुत सारे बच्चे जो ना आर सप्रेस्ड, प्रेस्ड का मतलब क्या है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। द मोर डिफाइंड दे बिकम, वो ज़्यादा बागी बन जाते हैं। सच चिल्ड्रन स्टार्ट फाइंडिंग रियलिटी टू बी हार्श। ऐसे बच्चे क्या सोचते हैं कि उनके लिए जो रियलिटी है, जो लाइफ की जो रियलिटी है वो बहुत ही हार्श है। फाइंड एस्केप इन डे ड्रीमिंग और इमेजिनेशन, और वो एस्केप करने लग जाते हैं किस तरीके से, सपन देख करके और इमेजिनेशन से। सो मच सो दैट दे स्टार्ट विशिंग फॉर ए लाइफ विदाउट पेरेंट्स अराउंड दैम टू कर्टेल देयर लिबर्टी। और वो अपना लाइफ ऐसा सोचने लग जाते हैं कि काश मेरे पेरेंट्स हों ही ना। द पोएम इनडायरेक्टली एडवाइजेज द पेरेंट्स। ये पोएम जो है ना, इनडायरेक्टली जो है वो पेरेंट्स को एडवाइस करती है कि टू हैव हेल्दी एंड फ्रेंडली रिलेशंस, कि वो अपने बच्चों के साथ हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशन रखे, विच मे बी मोर इफेक्टिव, जो कि ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं, इन ग्रूमिंग दैम प्रॉपरली। इन ग्रूमिंग दैम का मतलब उनकी लाइफ, जो जीने का नज़रिया है उनका, वो उनका चेंज कर सके। ग्रूमिंग का मतलब ऑल राउंडर देम प्रॉपरली, कि उनको ऑल राउंडर तरीके से वो उनको पैम्परिंग कर सके। हाउएवर द पोएम ऑल्सो इनडायरेक्टली एम्फेसाइजेस द नीड फॉर चिल्ड्रन टू लिसन ऑन द अनदर हैंड, पोएट ऑल्सो emphasizes indirectly the need for children to listen to the advice for their elders। वो ये भी कहती है, सिर्फ ये नहीं कहती कि पेरेंट्स को ही सोचना चाहिए, वो ये भी कहते हैं, पोइम ये भी हमें बताती है कि बच्चों को भी जो है ना अपने एल्डर्स का, पेरेंट्स का जो एडवाइस है वो ध्यान से सुनना चाहिए। नॉट टू एस्केप रियलिटी, बल्कि रियलिटी से नहीं भागना चाहिए। चिल्ड्रन कैन लर्न टू डू सो इफ़ दे आर ट्रीटेड विद अफेक्शन। बच्चे जो है ना वो
सब सीख सकते हैं ऐसा कुछ करना इफ़ अगर उनको अफेक्शन से ट्रीट किया जाए एंड गिवन सम लिबर्टी, उनको थोड़ी सी लिबर्टी दी जाए फॉर सुप्रेशन रिजल्ट्स इन डिफाइंस, क्योंकि जो सुप्रेशन है, उनके ऊपर दबाव है, वो डिफाइंस का मतलब क्या होता है, उसको उनको बागी बना देता है। इसमें रिजल्ट आता है डिफाइंस, उनको एस्केपिस्ट बना देता है। तो टाइटल क्या है, अमेंडा है ना टाइटल, तो ऑल द स्टोरी ऑफ दिस पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर अमेंडा, सो द पोएम सेंटर्स अराउंड अमेंडा, so the poet has rightly titled after this chief character, and the title is followed by a mark of exclamation which indicates that Amanda is being addressed and commanded। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चंस पर। जो आपके क्वेश्चन आएंगे इस बार वो इस टाइप के आएंगे। Yesterday also I told you that you will have 2 questions only from extract. There will be given a stanza of the poem and you will be asked only 2 questions, each having 2 marks. Who is speaking to Amanda here? Who is speaking? Amanda's mother is speaking to her. What is the tone of the speaker? She is giving so many instructions to her child Amanda, and her tone is commanding tone, very sharp tone। ओके, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 2 मार्क्स में आपका 1 तो हो गया यहाँ तक, हु इज स्पीकिंग, एंड 1 इज व्हाट इज टोन ऑफ द स्पीक। Such type of questions will be given in the exam। What is Amanda asked not to do? क्या करने के लिए, क्या नहीं करने के लिए उसको बोला गया है। Amanda is asked not to bite her nails, not to bend her shoulders, and not to sit in a lazy way and drooping posture। drooping posture का मतलब क्या है, अपनी जो बैकबोन है उसको झुका कर बैठना, बल्कि उसको she should sit straight without any slouching। okay, next question, what is Amanda instructed to do? Amanda is instructed to sit in an erect posture। erect मतलब straight posture without bending her shoulders or back। इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग, अदरवाइज शी हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सो मैनी थिंग्स इन दिस होल पोएम, बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेंजा शी हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड टू सिट इन एन इरेक्ट पोस्चर without bending her shoulders on back or back। Why has Amanda's name been repeated 3 times in the stanza? First of all, we can say that Amanda's mother instructs her time and again, and she nags her at one and another thing। The repetition of name Amanda suggests that the mother is nagging the child and asking her to do, not to do particular things at every step, one time or the another moment। What idea do you get about the speaker from the above lines? The speaker, Amanda's mother, is good at heart। ठीक है, and while repeatedly checking the child, she feels that she is being a responsible mother। However, her approach to improve the behavior of her daughter is not appreciable। लेकिन जो उसका इम्प्रूव करने का जो अप्रोच है, जो उसका तरीका है अपने डॉटर के बिहेवियर को, वो अप्रिशिएबल नहीं है। ही authoritative and commanding tone is certain to annoy the young girl। जो उसकी अथॉरिटी वाली मतलब एक हार्श टोन और कमांडिंग टोन जो है वो सर्टनली जो है यंग गर्ल को अनवाय करने वाली है, उसको चिढ़ाने वाली है, उसको गुस्सा दिलाने वाली है।
विच लिटरेरी डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन क्या है? थर्ड लाइन है स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। कौन सी साउंड रिपीट हो रही है? एस साउंड इज रिपीटेड। तो जहाँ पर साउंड रिपीट होती है तो वहाँ पर क्या होता है? एलिट्रेशन। और जहाँ पर वर्ड रिपीट होते हैं वहाँ पर क्या होता है? रिपीटेशन। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड स्टैंजा। Explain the expression languid emerald sea. What is mean by that line and phrase languid emerald sea? तो languid का मतलब क्या था? calm, peaceful. emerald sea, green कलर का sea. तो किस चीज़ को रेफर करता है ये? ए calm sea with green water which forms a peaceful, free atmosphere set against the suffocating environment at Amanda's home. यानी अमेंडा के घर पर जो एक सफोकेट कर देने वाला जो इन्वायरमेंट है उससे के अगेंस्ट जो एक पीसफुल इन्वायरमेंट को वो का एटमॉस्फेयर वो देता है। वेयर शी सफ़र्स कॉन्स्टेंट चाइडिंग बाई हर मदर, जहाँ पर वो उसकी मदर जो उसको चाइडिंग मतलब डांटती है उस चीज़ से वो सफ़र करती है। हु इज़ मी इन द स्ट्रेंजर एंड व्हाट इज़ हिज और हर मूड। मी कौन है इसमें? यहाँ पर अमेंडा है। एक यंग स्कूल गोइंग गर्ल हु टायर्ड ऑफ द एल्डर्स नैगिंग, जो कि टायर्ड है किससे? एल्डर्स के नैगिंग से, डांटने से, टोकने से। फैंटासिस एंड इमेजिन्स हर सेल्फ टू बी ए मरमेड, वो अपने आप को सपन लेती है कि वो एक मरमेड बन जाए। देयरफॉर शी इज़ इन ए हैप्पी डिलाइटफुल मूड, वो बड़ी खुश है, अपने सपनों में खुश रहती है, वो बड़ा डिलाइट हल्का उसका मूड है। एज शी हैज़ फॉरगॉटन द इरिटेटिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ हर मदर, क्योंकि वो यहाँ पर अपनी मदर के द्वारा, उसकी मदर के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन उसको दी गई हैं उनसे वो बेखबर है और वो अपने आप में किसमें है? फैसिनेशन में है, अपने फैंटासिस में है, अपने इमेजिनेशन में है वो, ठीक है, अपने डे ड्रीम्स में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर दीज लाइन्स पुट इन ब्रैकेट्स। इन लाइन को ब्रैकेट में क्यों रखा गया है? कौन सी लाइन ब्रैकेट में है? आप अपनी बुक में देखोगे तो ये पूरी लाइन जो है ना, तीनों के तीनों लाइन, देयर इज़ ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो इन लाइंस को ब्रैकेट में रखा गया है क्योंकि अमेंडा विच आर नॉट ओपनली एक्सप्रेस्ड बाई हर, these are the specially expressed inner expression of Amanda, they are to be distinguished from the words of other speaker, क्योंकि ये दूसरे स्पीकर से बिल्कुल डिफरेंट हैं। that's why they are put within brackets, इसलिए इनको ब्रैकेट्स में रखा गया है, ठीक है। this because there is a inner imagination, inner daydreams of Amanda, that is not any instruction, not any interruption for any other people. Where does me want to be? मी कौन है यहाँ पर? अमेंडा। वो कहाँ रहना चाहती है, कहाँ बनना चाहती है? अमेंडा वॉन्ट्स टू बी ऑन द वेव्स ऑफ ए काम सी ड्रिफ्टिंग ऑल अलोन फ्रीली विदाउट एनी बडी टू मेडल विद हर एंड कर्व हर लिबर्टी। कर्व का मतलब छीनना, उसको कुचल देना, ठीक है। एनीबडी टू मेडल विद हर, कोई भी उसका साथ ना दे, कोई भी उसको वहाँ पर रोकने टोकने वाला ना हो। वाई डज मी इमेजिन हर सेल्फ टू बी ए मरमेड, वाट डज मी इमेजिन हर सेल्फ टू बी एंड वाई। ये दोनों तरह से क्वेश्चन का आंसर जो ना वो सेम है कि अमेंडा जो है वो मी आगे किसके लिए है? अमेंडा के लिए, तो मरमेड क्यों बनना चाहती है, और व्हाट डज मी इमेजिन हर सेल्फ टू बी, और मी जो है ना अपने आप को
क्या इमेजिन करती है और क्यों करती है। तो अमेंडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी ए मरमेड एज शी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग परपेचुअली नेग्ड बाय हर मदर, क्योंकि वो उस चीज़ का सिक एंड टायर्ड का मतलब बहुत बोर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। वो बीइंग परपेचुअली लगातार कंटिन्यूसली नेग्ड बाय हर मदर। शी विशेस टू लिव ए लाइफ ऑफ आइसोलेशन, तो अकेला जीवन जीना चाहती है। वेयर शी वुड बी लेफ्ट टू हर सेल्फ विदाउट बीइंग रिब्यूक्ड बाय हर एल्डर्स, ऐसी जगह पर हो वो जहाँ पर उसके एल्डर हैं उसको नहीं डांटें। What sort of life does मी imagine for herself as a mermaid? किस टाइप का लाइफ वो जीना चाहती है एज ए मरमेड। एंड व्हाट डज मी इमेजिन हरसेल्फ टू डू इन द सी, या यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सी में वो किसकी तरह रहने के लिए वो अपने आप को इमेजिन करती है। तो अमेंडा इमेजिन ए वेरी पीसफुल लाइफ, कि बहुत शांत लाइफ उसका। वेयर ऑल अलोन शी वुड बी सराउंडेड बाई ए काम ग्रीन सी, उसके वो अकेली हो, सॉलिट्यूड हो और बिल्कुल अकेली, सिर्फ उसके चारों तरफ काम शांत ग्रीन सी वाटर हो। शी वुड ग्लाइड ग्लीफुली इन द प्लेसिड सी, प्लेसिड का मतलब भी क्या होता है, काम। वो एक शांत समुद्र में जो है ना, अकेली जो है ना, वो शी वुड ग्लाइड घूमे, ग्लीफुली का मतलब ब्लिशफुली, शानदार तरीके से। ग्लाइड का मतलब वंडर, ठीक है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। You will revise all these questions through this video, and we will discuss these questions today in the class also. ठीक है, okay, all the best बेटा।